यो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, हमारी पिछली वीडियो पे कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं आया, तो एक बार आप उसको जरूर जाके देख लेना। ये स्टोरी उसके बाद की है। और अगर आपको किसी नई मानवा की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कि मुझे किस मांगा को आप कवर करना चाहिए। तो आपकी इस दिवाली को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए मैंने इस वीडियो की लेंथ को थोड़ा बढ़ा के रखा है। होपफुली आपको ये वीडियो और भी अच्छी लगेगी। और हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसको भी कंप्लीट करा दीजिए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था थॉमस यहाँ पर जिन्वू को उसकी गिल्ड में लेने के लिए आ रखा होता है, क्योंकि उसको जिन्वू को गिफ्ट देना होता है। इसके बाद वो जिन्वू को अपने साथ ले जाता है। थॉमस यहाँ पर जिन्वू को कामिश के डैगर्स देता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कोरिया में हंटर हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेट स्पॉन हो रखा होता है। और एट द एंड हम लोगों ने देखा था जिन्वू और चाइन की डेट। तुम्हें ये सारे सीन्स एपिसोड 2 में दिख जाएंगे, तो तुम उन्हें वहां से देख सकते हो। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हम लोग कोरियन हंटर एसोसिएशन को देखते हैं। एक हंटर यहाँ पर सोच रहा होता है ये बड़ा गेट कुछ दिनों में खुलने वाला है। मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, तो मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। लेकिन तभी उससे कोई टकराता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। और ये और कोई नहीं बीस्ट मोनार्क होता है, यानी कि राकान। इन बाकी हंटर्स को ऐसा लग रहा होता है कि ये भी उन्हीं की तरह हंटर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हंटर्स जमा हो रखे होते हैं। ये हंटर ये ना जानते हुए कि ये किससे बात कर रहा है चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, और सॉरी बोलने को बोलता है। लेकिन राकान लिटरली उसको खा जाता है। इन सभी हंटर्स की ये देखने के बाद फट जाती है। थोड़ा बहुत बचा कुचा राकान अपने मुंह से थूक देता है। बाकी हंटर्स के बीच में भगदड़ बन जाती है कि इसने एक हंटर को खा लिया। इसी के साथ राकान यहाँ पर एक काफी तगड़ा पंच मारता है। जितने भी आसपास हंटर्स होते हैं वो सभी इस प्रेशर से ही मर जाते हैं। इसी के बाद राकान बोलता है मेरी बात सुनो तुम घटिया ह्यूमंस, आज से मैं तुम सभी को चुन चुन कर खत्म करूंगा। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। आई एम द किंग ऑफ बीस्ट एंड फैंग ऑफ द मोनार्क। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। इसी के साथ में एक नदी को देखते हैं जहाँ पर चाहिन पानी पी रही होती है। भाई पता नहीं इन लोगों ने रात को क्या किया, क्योंकि अभी तक ये लोग जंगल में ही है। तभी यहाँ पर जिन्वू आता है, कहता है यहाँ पर पास में एक होटल है, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी? वहाँ का ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा अच्छा है। चाहिन भी कहते हैं चलो चलते हैं। जिन्वू यहाँ पर काइजल को समन करता है और कहता है चलो अब चलते हैं। चाहिन कहते हैं मुझे तो ऐसा लगा था कि वो पास में ही है। जिन्वू कहता है हाँ, अगर मैं अपनी फुल स्पीड पे जाऊँ तो यहाँ से वो सिर्फ 5 मिनट दूर है। चाहिन यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर ये 5 मिनट में कितने माइल्स रन कर सकता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं लोग काइजल पे उड़ के जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हंटर एसोसिएशन पे आते हैं। जिंजुल कहता है हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने एक इंट्रूडर है। ओ गॉड, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? ये एजेंट कहता है कि हम अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स को काउंट नहीं कर पाए हैं। जिंजुल यहाँ पर पैनिक करने लगता है और कहता है अभी हम इस गेट से डील कर रहे हैं, और आउट ऑफ नोवेयर हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने एक बीस्ट अपीयर हो गया। जिंजुल कहता है कि आखिर संगजिनवू कहाँ पर है? ये जो पीछे वाला एजेंट होता है कहता है अभी तक हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। जिंजुल कहता है लगता है मुझे इस मैटर को खुद ही संभालना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक एजेंट आता है और कहता है चेयरमैन, एक हंटर उस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। जिंजुल कहता है क्या वो संगजिनवू है? एजेंट कहता है नहीं, उसने कहा कि वो एक वर्ल्ड क्लास का हंटर है जो कि इस एरिया में था। इसके बाद हम बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जहाँ पर लियोनार्ड राकान के सामने आ चुका होता है। लियोनार्ड कहता है क्या मैं इसे रोक भी पाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरा अंत हो, लेकिन 2 दिन तक मैं सियोल में इसलिए रहा। शायद ही मेरी किस्मत थी कि मैं अपने हाथों से इस बीस्ट को रोकूं। लेकिन तभी यहाँ पर थॉमस आता है और कहता है साइड हट जा, तू मेरे रास्ते में है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम होटल को देखते हैं। जिन्वू और चाइन यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी जिन्वू को कॉल आता है। जिन्वू कॉल उठाता है। फोन पे जो बंदा होता है वो कहता है मिस्टर संग, आखिर हम आपसे टच में क्यों नहीं आ पा रहे थे? जिन्वू कहता है मेरा फोन नेटवर्क एरिया से बाहर था, लेकिन अब वो आ चुका है। फोन पे जो बंदा होता है वो कहता है सियोल के बीचों बीच एक बीस्ट तबाही मचा रहा है। जिन्वू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डंजन को ब्रेक होने में भी कुछ दिन बचे हुए हैं। फोन पे जो बंदा होता है वो जिंजुल होता है और कहता है लेकिन ये सच है। जिन्वू पूछता है कि आखिर वहाँ पर कितने बीस्ट हैं? जिंजुल कहता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही है। जिन्वू कहता है सिर्फ एक? सियोल में अभी सभी के सभी हंटर जमा हो रखे हैं, और वो सभी लोग जायंट डंजन को ब्रेक होने से रोकने के लिए आए हैं। इसके बावजूद भी वो एक मैजिक बीस्ट को नहीं हरा पा रहे, जो कि अचानक से कहीं से आ गया। जिंजुल कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, उसने पलक झपकाते ही एक गिल्ड को खत्म कर दिया, और मुझे अभी भी पता चला है कि थॉमस आंद्रे उस बीस्ट से फाइट कर रहा है। जिन्वू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वहाँ पर सभी हंटर्स के ऊपर और थॉमस के ऊपर अपनी शैडो को असाइन कर रखा है, और मैंने उन्हें ऑर्डर दिया था कि अगर कुछ भी अबनॉर्मल होता है तो मुझे रिपोर्ट करे। तो आखिर अभी तक मुझे कुछ भी पता क्यों नहीं चला? लेकिन तभी जिन्वू कहता है रुको, सियोल में शैडो सोल्जर्स की प्रेजेंस वीक फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके सिग्नल में कोई इंटरफेयर कर रहा है। आखिर क्या हो रहा है? जिन्वू कहता है कि जिन शैडोज की मदद से सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि असाइन किया हुआ शैडो सोल्जर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मुझे जगह के कोऑर्डिनेट्स पता चलते थे वो भी अब गायब हो चुके हैं। जिन्वू चाइन को कहता है कि ऐसा लगता है कि कोरिया में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चाइन कहती है क्या वहाँ पर कोई डंजन ब्रेक हुआ है? जिन्वू कहता है नहीं, कुछ अलग। जिन्वू भी यहाँ पर सोचने लगता है एक पावरफुल बीस्ट जिससे कि एक नेशनल लेवल हंटर को फाइट करना पड़े, और इन सिग्नल्स के बीच में दिक्कत, ऐसा नहीं हो सकता। जिन्वू चेयरमैन से कहता है चेयरमैन क्या उस बीस्ट की कोई शैडो है? तुमको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास एक शैडो है कि नहीं, क्योंकि वो शैडो में छुपा हुआ कोलोसल बीस्ट हो सकता है। इसके बाद हम फाइट पे आते हैं। थॉमस कहता है तुम बेवकूफ हो, यहाँ पर खड़े मत रहो और सिविलियंस को इवैक्यूएट करो। लगता है ये वाइल्ड बीस्ट अपनी जगह को नहीं जानता। बीस्ट मोनार्क यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। यहाँ पर थॉमस भी अपनी हाफ फॉर्म
फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैड बीस्ट को इस दुनिया से वैनिश हो जाना चाहिए और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम देखते हैं ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। इसी के साथ बीस्ट मोनार्क अपने पंजों से थॉमस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे थॉमस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ थॉमस एक काफी तगड़ा पंच बीस्ट मोनार्क के फेस पे मारता है। बीस्ट मोनार्क थॉमस को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी थॉमस उसकी गर्दन पकड़ कर उसको जमीन में गाड़ देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम चोजोंग को देखते हैं जो कहता है आखिर इवैक्यूएशन कैसा चल रहा है। ये हंटर कहता है हम अभी भी बिल्डिंग के अंदर के लोगों को बचा रहे हैं। चोजोंग पूछता है कि आखिर इस सिचुएशन से कौन सी गिल्ड डील कर रही है। ये हंटर कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ के लिए निकल चुकी है और पूरी कंट्री के हंटर्स उस जगह पर जमा हो रखे हैं, तो वो बीस्ट कभी भी खत्म हो सकता है और हंटर गिल्ड का सिर्फ यही काम है कि वो सिविलियंस को इवैक्यूएट करे। लेकिन चोजोंग यहाँ पर सोच रहा होता है उसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। थॉमस आंद्रे एक नेशनल लेवल का हंटर उस मिस्टीरियस बीस्ट से फाइट कर रहा है। ये खतरनाक ऑरा मैंने आज तक इतने ज्यादा प्रेशर को महसूस नहीं किया है। यहाँ तक कि जेजू आइलैंड रेड के समय पर भी इतना ऑरा नहीं था। आखिर थॉमस किस मॉन्स्टर के सामने फाइट कर रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम फाइट पर आते हैं। राकान यहाँ पर उड़ते हुए जा रहा होता है और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। थॉमस ने उसको काफी तगड़े पंच मारा होता है, लेकिन तभी राकान काफी तेजी से थॉमस की तरफ आता है और उसके पेट में हेडबट मारने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस अपनी जगह से हिलता नहीं और राकान को पकड़ लेता है और उसे उल्टा कर जमीन में गाड़ देता है। लेकिन तभी राकान अपने पैर से थॉमस के मुंह पर एक काफी तगड़ी लात मारता है, जिससे थॉमस काफी ज्यादा दूर चले जाता है। राकान तो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन थॉमस भी यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता है। इसी के साथ थॉमस कहता है रीइंफोर्समेंट। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, बेक्योनो पर आता है जो कहता है लगता है कि यहीं पर सारा एक्शन चल रहा है, क्या सब लोग तैयार है। लेकिन तभी इसके सामने काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद योनो काफी ज्यादा हैरान दिख रहा होता है और उसके सामने बीस्ट मोनार्क आ जाता है। बेक्योनो कहता है क्या ये वही बीस्ट है जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था। लेकिन तभी वो थॉमस को देखता है तो जो बंदा वहाँ पर है गोलियार्ड थॉमस आंद्रे। थॉमस यहाँ पर अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। बेक्योनो के पीछे जो हंटर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं थॉमस तुम एक बीस्ट हो, उसको खत्म कर दो। इसके बाद हम थॉमस पाते जो कहता है चलो अब इसे शुरू करते हैं। राकान यहाँ पर खुश हो जाता है और बेक्योनो भी अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये कोई भी ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, क्या मुझे भी ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने बीस्ट मोनार्क आ जाता है। बेक की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है, उसको ऐसा लग रहा होता है भले वो एक शेर है लेकिन उसके सामने एक ऐसा बीस्ट है जिसका कि वो सामना नहीं कर सकता। बेक कहता है मेरे एनिमल इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं उसकी आंखों में भी नहीं देख सकता। बेक्योनो यहाँ पर पूरी तरीके से पसीने भीग चुका होता है और राकान थॉमस की तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ राकान अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और काफी सारी कार्स को उठा लेता है और उन सभी कार्स को थॉमस के ऊपर फेंक देता है। वो सारी कार्स थॉमस के ऊपर चली जाती है, लेकिन तभी राकान नोटिस करता है कि कोई चीज उसे खींच रही है। थॉमस यहाँ पर अपनी अथॉरिटी से बीस्ट मोनार्क को अपने पास खींच रहा होता है और जैसे ही राकान उसके पास आता है थॉमस यहाँ पर एक काफी तगड़ा पंच मारता है और राकान को जमीन में गाड़ देता है। इसी के साथ थॉमस राकान के ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगता है। तो बताओ आखिर ये कैसा है। लेकिन तभी थॉमस कहता है एक अनसेंसियसनेस मुझे ये बात बता रही है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि विक्ट्री मेरे हाथों से स्लिप कर रही है। इसी के साथ थॉमस एक और पंच राकान की तरफ मारने वाला होता है, लेकिन तभी राकान उसके पंच को पकड़ लेता है। इसी के साथ राकान खड़ा हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है मैं सरप्राइज हो गया, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट का एक छोटा सा खिलौना इतनी ताकत रखता है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इन छोटे ट्रिक से परेशान हो चुका हूँ। राकान यहाँ पर थॉमस का हाथ काफी तेजी से दबाने लगता है, जैसे कि थॉमस भी थोड़ा हैरान हो जाता है। राकान कहता है क्या तुझे डर लग रहा है। इसी के साथ राकान अपने पंजों को काफी बार थॉमस के ऊपर मारता है, जिससे कि थॉमस की स्किन के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। क्या तू डर को महसूस कर सकता है या फिर तूने अपनी इच्छा को खो दिया है। और ये देखने के बाद बेक्योनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं राकान थॉमस की शैडो में छुपा हुआ एक शैडो सोल्जर को नोटिस कर लेता है। राकान उस शैडो को निकाल देता है और कहता है आखिर तू शैडो में क्या कर रहा था, ये क्या घटिया चीज है, मेरे सामने से दफा हो जा। इसी के साथ राकान उस शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये मोनार्क जिन भी शैडो को खत्म करते हैं वो कभी रीजनरेट नहीं हो सकती। इसी के साथ हम देखते हैं थॉमस यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत में है। राकान कहता है हाँ तो मैंने कहाँ छोड़ा था, तुम अपनी ताकत पे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो चलो इस बैटल को ब्रूट फोर्स की बनाते हैं। इसी के साथ राकान थॉमस को आर्मर को तोड़ देता है और काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं थॉमस यहाँ पर राकान को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है आखिर तू क्या करने की सोच रहा था। राकान यहाँ पर अपनी गर्दन को नहीं हिला पा रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पर थॉमस राकान की गर्दन को तोड़ देता है। लेकिन तभी राकान अपनी गर्दन को वापस से सही कर लेता है और थॉमस को पकड़ लेता है और उसे जमीन में पटक देता है। राकान यहाँ पर थॉमस के मुंह के पास आता है और कहता है सॉरी लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। लेकिन तभी उसके फेस पे एक एनर्जी बॉल आकर लगती है, इससे राकान थॉमस से थोड़ा दूर हो जाता है। लियोनार्ड यहाँ पर आ जाता है और वो थॉमस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लियोनार्ड कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लियोनार्ड कहता है इसके सामने खड़े होने से मेरे पसीने छूट रहे हैं। हम यहाँ थॉमस को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो कहता है भाग जाओ तुम मारे जाओगे। लियोनार्ड कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं भी एक हंटर हूँ। लियोनार्ड अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं अपनी किस्मत को हर बार ऐसे ही चुनूंगा। एक हॉनरेबल डेथ एक डरपोक सर्वाइवल से काफी ज्यादा अच्छा है। भले लियोनार्ड ने भी ऐसी बातें कर दी होती है, लेकिन उसके सामने भी है बीस्ट मोनार्क जो कि अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। लियोनार्ड कहता है मैंने सही चॉइस तो करी है ना, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। इसी के साथ हम देखते हैं राकान यहाँ पर लियोनार्ड के ऊपर कूद जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर लियोनार्ड के सामने काइसल आ जाता है जो कि राकान को अपने जबड़े में फंसाकर काफी ज्यादा दूर
एयरपोर्ट ले जाता है, लेकिन रकान काइसल को एक पंच मारता है जिससे कि काइसल गायब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं काइसल की शैडो से यहाँ पर आता है जिन्वू, जो कि काफी तगड़ी किक रकान के फेस पर मारता है और रकान को जमीन में गाड़ देता है। जमीन पे लैंड होने के साथ जिन्वू लियोनार्डो को कहता है, क्या तुम थॉमस को किसी सेफ जगह ले जा सकते हो? इसी के साथ हम रकान को देखते हैं जो कहता है, तो ये सच है, एक ह्यूमन जो कि बास्टर्ड शैडो मोनार्च के विल को कैरी करता है। इसी के साथ रकान अपनी पूरी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, ह्यूमन। जिन्वू कहता है, ये तो खून का प्यासा है और इसी के साथ ये अकेले नहीं है। रकान कहता है कि आखिर वो एक सुप्रीम बीइंग की पावर को एक ह्यूमन बॉडी के साथ इतना आगे तक कैसे बढ़ा पाया। फ्रोस्ट मोनार्क कहता है कि आर्किटेक्ट ने कोई तरीका ढूंढ लिया होगा जब शैडो मोनार्क उससे डील कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर इंसेक्ट मोनार्क यानी कि कायशा आती है और कहती है, क्या मैं यहाँ पर ह्यूमंस की हड्डी को खा सकती हूँ? और मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि एक दूसरा मोनार्च कैसा टेस्ट करता होगा। हम देखते हैं जिन्वू यहाँ पर पूरी तरीके से सीरियस हो चुका होता है। उसका सामना अभी 3 मोनार्क से होने वाला है, फ्रोस्ट मोनार्क सिलात, बीस्ट मोनार्क रकान, इंसेक्ट मोनार्क कायशा। और अब यहाँ पर जिन्वू के सामने 1v3 की सिचुएशन आ चुकी है। इसी के साथ ये लोग अपना ऑरा रिलीज करते हैं और जिन्वू कहता है, कम फोर्थ। हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू की शैडो पूरे एरिया में फैल जाती है। हम देखते हैं सिलात के ऊपर इग्रिस और आयरन अटैक कर देते हैं और इसी के साथ बीस्ट मोनार्क के ऊपर यानी कि रकान के ऊपर टैंक और काइसल, कायशा के ऊपर बैरू और ग्रीड अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद रकान कहता है कि क्या ये नई शैडो आर्मी है? और इसी के साथ यहाँ पर सिलात अपने मुंह से एक काफी तगड़ा आइस का अटैक करता है जिससे कि अपने सामने की वो सभी शैडोज को आइस में फ्रीज कर देता है। सिलात कहता है कि काफी सारे हैं लेकिन ये सब सिर्फ कीड़े हैं और मेरी इस प्रिजन के अंदर तुम्हारे सोल्जर 1 इंच भी मूव नहीं कर सकते। कायशा कहती है, क्या तुमने मेरे इस बच्चे को भी जमा दिया? अभी तो हमारा रियूनियन होने वाला था। इसी के साथ सिलात कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसे सच में ऐसा लगा कि वो इन शैडोज की मदद से हमें रोक सकता है और ऐसा लगता है कि उसने अभी तक शैडो मोनार्च की पूरी पावर को इनहेरिट नहीं किया है। भले ही शैडो मोनार्च हम सभी में से सबसे ग्रेटेस्ट था लेकिन इसके बावजूद भी उसको दूसरे मोनार्च की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जिन्वू का हाथ यहाँ पर आइस में जमा होता है लेकिन वो उसको एक ही झटके में छुड़ा लेता है और इसी के साथ जिन्वू कहता है, नो मैटर कि यहाँ पर क्या होगा लेकिन आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। डैम ब्रो, जिन्वू ने अभी इन तीनों मोनार्क्स को धमकी दे दी है, लिटरली ऑरा फार्मर। इसी के साथ सिलात अपने आइस बीस्ट को बनाता है, बेवकूफ कहीं के। कायशा कहते हैं, मुझे भी थोड़ा मजा उठा लेना चाहिए और इसी के साथ वो अपने डेड मॉन्स्टर्स की आर्मी को बुला लेती है और ये सभी वही हंटर्स हैं जो कि सियोल में जमा हुए थे और रकान ने इनको मार दिया था। ये सभी डेड मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्वू लोगों को खत्म करने लगता है। लेकिन तभी एक आइस बीस्ट जिन्वू के ऊपर अपने पैर से हमला करता है लेकिन जिन्वू का पैर ही काट डालता है। इसी के साथ और भी आइस बीस्ट जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं, जिन्वू एक ही बारी में उनको खत्म कर देता है और सिलात की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद सिलात की तो यहाँ पे थोड़ी फटने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर रकान आ जाता है जो कि जिन्वू के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है। जिन्वू उसके सभी अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। रकान कहता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू इस लोहे की स्टिक से मुझे चोट पहुंचा सकता है? ये बोलते जिन्वू उसका हाथ ही काट देता है। जिन्वू कहता है, नहीं, अगर ये कोई ऑर्डिनरी स्टिक होती तो। लेकिन तभी कायशा अपने बड़े हाथों से जिन्वू के ऊपर अटैक करती है और यहाँ पर रकान भी अपने हाथों को वापस से जोड़ लेता है और देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि जिन्वू यहाँ पर थोड़ा थकने लगा है। उसका सामना अभी 3 मोनार्क से आमने सामने है। लेकिन तभी हम देखते हैं आइस में से एक शैडो सोल्जर का हाथ बाहर आता है। जिन्वू देखते हैं और ये क्या, ये तो बीरू है जो कहता है, मेरे किंग। बीरू कहता है, मेरे किंग के ऊपर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सिलात तो यहाँ पर थोड़ा हैरान होता है और सोच रहा होता है, एक मेयर सोल्जर ने मेरे बाइंडिंग स्पेल को तोड़कर बाहर आ गया। आखिर एक कमांडर लेवल की एंटिटी एक ह्यूमन के पास क्या कर रही है? रकान कहता है कि शैडो मोनार्च के पास जितने भी कमांडर लेवल के एंटिटीज थी, बेसिकली वो लोग एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कायशा आती जो कहती है, एक बच्चा जो कि अपनी माँ को नहीं पहचान पाया उसको सजा मिलेगी और वो अपने हाथों को बीरू की तरफ बढ़ाती है। बीरू उसके हाथों को काट देता है और कहता है, तू पागल औरत। हम देखते हैं बीरू यहाँ पर जिन्वू के सामने आ जाता है और नील करके कहता है, मेरे किंग, आप सच में काफी काबिल तारीफ है। आपने इन खतरनाक बींग्स का अकेले ही सामना किया। मैं आपका ये सर्वेंट आपकी इस ग्रेटनेस को देख के धन्य हो गया। इसी के साथ हम लोग देखते हैं काफी सारे डेड मॉन्स्टर यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन बीरू एक ही बार में इन सभी को काट के रख देता है। लेकिन तभी कायशा बीरू को यहाँ पर पकड़ लेती है और जिन्वू को अपने हाथों की मदद से काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। इसी के साथ सिलात अपनी शार्प आइस से जिन्वू के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक कर देता है। जिन्वू अपने डैगर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सिलात कहता है, चलो देखते हैं आखिर तुम हमारे कंबाइन अटैक से कब तक सह पाते हो। लेकिन तभी सिलात देखता है कि उसकी छाती में एक डैगर घुस चुका है। जिन्वू कहता है, मैंने तुझे पहले ही बोला है, तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। सिलात यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है, तू घटिया ह्यूमन, आखिर एक मोनार्क को ये बात बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिन्वू कहता है कि मैंने उसके हर्ट में स्टैब किया है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिन्वू यहाँ पर सिलात की तरफ एक काफी तगड़ी जंप लगाता है लेकिन तभी हम देखते हैं सिलात यहाँ पर हंसने लगता है। जिन्वू के पीछे यहाँ पर रकान आ चुका है। रकान एक पोर्टल के अंदर से एक स्वॉर्ड को निकालता है और जिन्वू को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून आने लगता है। बीरू यहाँ पर जिन्वू के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने कायशा आ जाती है जो कहती है, मैं मोनार्क ऑफ इंसेक्ट हूँ और मैं उन सभी इंसेक्ट्स की मदर हूँ जो कि केओस के वर्ल्ड में रहते हैं। मैंने तुम्हें अपना चाइल्ड मान लिया, यहाँ तक कि तुमने मुझे पहचाना भी नहीं। हम देखते हैं जिन्वू यहाँ पर अपने घुटनों पर आ चुका है। रकान कहता है कि ये तेरा अंत है। बीरू यहाँ पर चिल्ला के कहता है, तुम
बेवकूफो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जाके हमारे किंग की मदद करो। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रीड अपनी आइस को तोड़कर बाहर आता है और कहता है मैं अपने एनिमीज को खत्म कर दूंगा। राकान कहता है कि वो चीज अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर वॉरियर होगा। सिलात कहता है कि लगता है कि हाई रैंकिंग सोल्जर्स अब उठने लगे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं इग्रिस, आयरन और टस काफी सारे शैडो सोल्जर्स भी इस आइस को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। सिलात कहता है खेलने का समय खत्म हो गया क्योंकि तुम्हारी ये चोट है ये काफी अंदर तक है। जिन्वो कहता है क्या ऐसी बात है? इसी के साथ हम लोग देखते हैं राकान और सिलात दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्वो अपनी स्टेटस रिकवरी का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से हील हो जाता है। हम देखते हैं जिन्वो की ये फाइट लोग दुनिया के अलग अलग कोनों जैसे कि लंदन, शंघाई यहाँ से लाइव देख रहे होते हैं। इस फाइट का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि आसमान के बादल भी काले पड़ चुके होते हैं। इसी के साथ हम लियोनार्डो को देखते हैं जो कहता है ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पे संग जिन्वो है वहाँ पे एक तूफान चल रहा है। थॉमस भी यहाँ पर उसके पीछे ही पड़ा होता है जिसको कि दो हीलर्स हील कर रहे होते हैं। थॉमस कहता है कि मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लियोनार्डो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का अंत देख रहा हूँ। बेक्योनो भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है क्या ये वही संग जिन्वो है जिसको कि मैं जानता हूँ? मैं इस बात से तो अवेयर था कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो ग्रो कर सकता है, लेकिन आखिर वो इतने छोटे समय में कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। हम यहाँ पर फाइट पे आते हैं जहाँ पर राकान के ऊपर इग्रिस अटैक कर देता है। सिलात के ऊपर यहाँ पर ग्रीड और टस दोनों ही अटैक कर देते हैं। सिलात इन दोनों अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और यहाँ पर बीरू भी काशा के हाथ को काट कर फ्री हो जाता है। काशा कहते हैं यू बास्टर्ड, लेकिन तभी उसके पीछे जिन्वो आ जाता है। द आर्किटेक्ट वो एक फायर का पिलर है जिसको की ये दुनिया संभाल के रखती है और मेरे एंड के साथ वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने मुझे एक चीज नहीं बताई, ये पिलर गिरेगा या फिर नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं जिन्वो यहाँ पर एक काफी तगड़ा स्लैश काशा के ऊपर मारता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लिम ताइग्यू को देखते हैं जो कहता है मैं जगह पे काफी देर से पोजीशन लेकर बैठा हूँ ताकि मुझे एक अच्छा शॉट मिल सके और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर हम में से कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे? अगर उस बीस्ट ने सभी को खत्म कर दिया हम लोग खत्म हो जाएंगे। अगर हमारा अटैक फेल हो गया और अगर हम सक्सीड हो गए तभी हम मारे जाएंगे। यहाँ तक कि थॉमस आंद्रे भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाया। ये वही समय है जब हमें डिसीजन लेने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं ताइग्यू को कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है तुम बस देखो। और यार कमेंट में तुम लोग मेरे को बताओ कि आखिर ये कौन है। ताइग्यू यहाँ पे पैनिक हो जाता है और अपने बो को उस तरफ एम करके कहता है कौन है वहाँ पर। इसी के साथ हम बेक्योनो को देखते हैं जो कहता है कोई भी हंटर जो कि इस बीस्ट को यहाँ पर हराने आया था और सिविलियंस को इवैक्यूएट करने। लगता नहीं कि वो लोग इस ऑनगोइंग फाइट में ज्वाइन कर सकते हैं। लियोनार्ड कहता है कि वो लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इवन तो ऐसा लगता है कि अब ये बैटल अपने अंत पर आ चुकी है। हम देखते हैं काशी यहाँ पर अपने पॉइजन से जिन्वो के ऊपर अटैक करती है। जिन्वो कहता है क्या ये पॉइजन है? सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है एटमोस्फेयर में चारों तरफ पॉइजन फैल चुका है। जिन्वो कहता है पॉइजन मेरे ऊपर वर्क नहीं करता। सिस्टम यहाँ पर पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और अब यहाँ पर कायशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है यू एरोगेंट बास्टर्ड। कायशा यहाँ पर जिन्वो के ऊपर अपने फुल पावर के साथ अटैक कर देती है और कहती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वो यहाँ पर अपने रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और कायशा को फ्रीज कर देता है। जिन्वो काफी तेजी से कायशा के पीछे आता है और अपने मल्टीप्लिकेशन अटैक को एक्टिवेट कर देता है। कायशा की आंखों के सामने पूरी दुनिया आ चुकी थी। यहाँ पर जिन्वो ने कायशा को काफी सारे स्लैश मार दिए होते हैं। कायशा यहाँ पर मरते हुए कहती है तो यही डेथ है, एक हैवी डार्कनेस जो कि हम जैसे लोगों को भी डरा के रख दे, जो कि खुद डार्कनेस से क्रिएट हुए हैं। आखिर ये कितनी शानदार डार्कनेस है। हम देखते हैं कायशा यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डिफीटेड वन ऑफ द 9 मोनार्च ऑफ इंसेक्ट कायशा। जिन्वो का लेवल यहाँ पर 3 से अप हो जाता है। राज यहाँ पर हैरान होता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने ये श्योर किया था कि उसके पास अभी तक शैडो मोनार्च की पूरी पावर्स नहीं है। क्या एक बार फिर से हमें उस केओस के मोस्ट पावरफुल किंग से सामना करना पड़ेगा? राकान कहता है आखिर तुम्हें किस बात का डर है? वो थक चुका है, वो अभी अपने सोल्जर्स के दम पर ही खड़ा है। इससे ये प्रूव होता है कि वो अभी इनकम्प्लीट है और एक इनकम्प्लीट मोनार एक ट्रू मोनार को नहीं रोक सकता। राकान ने यहाँ पर बीरू को पकड़ रखा होता है जिससे कि बीरू की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। अब बीरू की प्रेजेंस यहाँ पर हाइड होने लगती है। जिन्वो कहता है, जिन्वो यहाँ पर पैनिक करने लगता है और कहता है बीरू की प्रेजेंस फेड हो रही है। क्या ऐसे इसने मेरे बाकी सोल्जर्स को भी खत्म कर दिया था जो मैंने थॉमस आंद्रे पे असाइन किए थे? जिन्वो समन को कैंसिल करने की कोशिश करता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है रिकॉर्ड सोल्जर को वापस नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जिन्वो यहाँ पर खुद आ जाता है और बीरू को बचा लेता है। मैंने किसी तरह बीरू को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, लेकिन तभी सिलात कहता है, सिलात यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है बीस्ट मोनार तुम सही थे। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ आइस फैल जाती है। सिलात कहता है ह्यूमन ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। भले ही तुम इन पपिट्स को अपने माना से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मैं एक ही बारी में खत्म कर दूंगा और मैं उन्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक कि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। और ऐसा करने पे ये सोल्जर तुम्हारे लिए एक पैरासाइट की तरफ बन जाएंगे जो कि तुम्हारा माना खाते रहेंगे। तो अब तुम क्या करोगे? इसी के साथ सिलात यहाँ पर अपने स्पीयर से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि सिलात का स्पीयर जिन्वो के चेस्ट में फंस जाता है। लेकिन सिलात यहाँ पर नहीं रुकता और वो जिन्वो को एक जगह उठा के पटकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वो जगह से गायब हो चुका है और अचानक से जिन्वो सिलात के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है जिसको कि सिलात डॉज कर लेता है। इसी के साथ सिलात भी यहाँ पर जवाबी हमला करता है जो कि जिन्वो को डायरेक्ट लगता है और इससे जिन्वो की हालत
काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिनवू यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाते हैं, लेकिन वो कहता है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। सिलाद कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा मानव को कंज्यूम करता है और शायद मैं तुम्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगा। इसी के साथ सिलाद यहाँ पर जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ इन लोगों के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जिनवू कहता है मैं इसकी मसल, इसकी सांसें, यहाँ तक कि इसके माना फ्लो सबको देख सकता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा इसको आउट स्ट्रेच कर पाऊँ। सिलाद यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है तुम अगर किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो तो वो कुछ भी काम नहीं आने वाला। और इसी के साथ वो अपने सेकंड स्पीयर को निकाल लेता है और वो यहाँ पर एक काफी तगड़ा हमला करता है, लेकिन जिनवू यहाँ पर उसके पीछे आ जाता है और कहता है आई गॉट यू। सिलाद यहाँ पर एक स्माइल करता है और हम देखते हैं जिनवू को, जिसकी हालत काफी खराब हो जाती है। सभी हंटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हम देखते हैं ऐसा मूवमेंट जिसको देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। राकान ने यहाँ पर अपने पंजों को जिनवू की चेस्ट के आर पार कर दिया होता और कहता है तुम्हें अपनी इस एबिलिटी पे कुछ ज्यादा ही घमंड है ना, लेकिन लगता है कि तुम इसके बिना कुछ भी नहीं हो। जिनवू की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिनवू अभी भी राकान के पंजों को अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रॉस्ट मोनार्क भी जिनवू की चेस्ट में डैगर को घुसा देता और कहता है ये लो, ये तुम्हारा वेपन था ना, तो चलो अब देखते हैं तुम अपने आप को वापस हील कर पाते हो जैसे तुमने कुछ देर पहले किया था। लेकिन मुझे शक है, नो मैटर कि तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम एक इनकम्प्लीट मोनार्क हो। क्या ये तुम्हारी लिमिट है ह्यूमन? तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे जब वो दिन आएगा जब हमारी आर्मी इस दुनिया में अपने कदम रखेगी, और जब ऐसा होगा तब यहाँ पर लाशों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। लेकिन मेरे पास डिफरेंट प्लान्स है उस कंट्री के लिए जहाँ पर तुम पैदा हुए और बड़े हुए। मैं इस कंट्री के सभी ह्यूमंस को फ्रीज कर दूंगा और उनको एटर्निटी तक सफर कराऊंगा। वो लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, मर के भी और जिंदा रहकर भी। तो चलो अब हमें अपनी उस एंडलेस डेथ वाली ट्रिक तो दिखाओ जिससे हमें काफी मजा भी आएगा। सिलाद यहाँ पर जिनवू को फ्रीज करने लगता है। जिनवू कहता है थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है द प्लेयर हैज रीच्ड 0 लेवल, द प्लेयर हैज डाइड, द प्लेयर पोजेस्ड द ब्लैक हार्ट, द प्लेयर मेट ऑल द रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर पैसिव स्किल अननोन। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिनवू की अननोन पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जिनवू यहाँ पर अननोन स्किल को सिलेक्ट करता है और यहाँ पर चारों तरफ लाइट फैल जाती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिनवू की यहाँ पर आंखें खुलती है और वो भी हॉस्पिटल में होता है। जिनवू यहाँ पर उठते काफी तेज अपने चेस्ट को पकड़ लेता और कहता है क्या वो एक सपना था? क्या सच में वो एक सपना था? क्या मैं भी एक हॉस्पिटल में हूँ? मुझे आइस डैगर से हर्ट में स्टैब किया गया था, इसके बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जिनचोला था जो कहता है क्या तुम उठ गए? जिनवू कहता है चेयरमैन वो आखिर उन मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? जिनचोल यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास ऐसी 3 चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। मैं सर्विलेंस टीम का मैनेजर हूँ, ना कि चेयरमैन। सेकंड, मैं तुमसे उन मूविंग स्टैचूज के बारे में पूछने आया था। एंड थर्ड, आखिर तुम मेरा नेम कैसे जानते हो? क्या हम पहले भी मिले हैं? जिनवू यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है क्या अभी तुम मूविंग स्टैचू के बारे में पूछ रहे हो? अब यहाँ पर कुर्सी की पेटियां बांधकर बैठ जाओ क्योंकि यहाँ पर ये स्टोरी काफी ज्यादा लॉन्ग होने वाली है, तो मैं इसे शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। पुरानी स्टोरी में हमने देखा था जिनवू यहाँ पर धीरे धीरे करके अपनी सारी एबिलिटीज और पावर्स को गेन करता है, लेकिन इस टाइम जिनवू किसी तरीके से पास्ट में आ चुका है जहाँ पर उसके पास उसकी सारी एबिलिटीज है, लेकिन उसके पास अपना कोई भी शैडो सोल्जर नहीं है। तो अब मैं तुम्हें जर्नी की सिर्फ मेन स्टोरीज को बताऊंगा। जिनवू यहाँ पर समझ जाता है कि वो किसी तरीके से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आ चुका है। वो अपना रीएवोल्यूशन कराता है जहाँ पर उसकी रैंक एरर आती है, इसका मतलब कि वो एस रैंक का पहले से ही है। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो कि स्माइल कर रहा होता है। वो बंदा कहता है कि आखिर मुझे आज किस तरह की स्टोरी बनानी चाहिए, और ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है जिनवू की डुप्लीकेट कॉपी। जिनवू को कहता है तुमने अभी तक अपनी कैमोफ्लाज स्किल के बारे में एसोसिएशन को नहीं बताया है। ये बंदा कहता है कि आखिर तेरे को कैसे पता चला? जिनवू कहता है कि कोई अपनी बेटी की रिवेंज के लिए मदद मांगेगा, मुझे क्रिमिनल की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन प्रोसेस में अगर तूने किसी भी इनोसेंट हंटर को मारा तो मैं तुझे अपने इन हाथों से खत्म कर दूंगा, और ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। यहाँ पर इसके पसीने आने लगते हैं और जिनवू यहाँ से चला जाता है। जिनवू यहाँ पर चेयरमैन के ऑफिस में आ जाता है, और जैसा कि तुम लोग को याद होगा मेन स्टोरी लाइन में चेयरमैन गुनी की डेथ हो गई थी, तो जिनवू वही याद करते हुए कहता है आपसे मिलकर काफी खुशी हुई चेयरमैन गुनी कहते हैं देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे रिवोल्यूशन टेस्ट के रिजल्ट्स मिले तुम्हें पहले ही पता चल गया कि तुम्हें कहाँ ज्वाइन होना है। क्या कोई बात है? जिनवू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन तभी जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें कि लिखा होता है क्या तुम इस वर्ल्ड को रिस्टार्ट करना चाहोगे? इसका मतलब कि ये विंडोज को कह रहा था कि क्या तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहोगे? जिनवू सिंपली इस विंडो को इग्नोर कर देता है और चेयरमैन से बात करने लगता है। चेयरमैन कहते हैं तो चलो मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। जिनवू कहता है उससे पहले मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, मुझे जेजो आइलैंड रेड पर जाना पड़ेगा और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ेगा, और आप प्लीज इस रेगुलेशन को चेंज कर दीजिए, समन किए हुए बीस्ट हंटर्स की जगह पर ऑफिशियल रेड्स में पार्टिसिपेट कर सके। आप बस इतना कर दीजिए और मैं जेजो आइलैंड रेड को अकेले ही संभाल लूंगा। वो विंडो दोबारा आता है कि क्या तुम इस वर्ल्ड को रिस्टार्ट करना चाहते हो? लेकिन गुनी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिर जेजो आइलैंड रेड कितनी बार फेल हो चुकी है? लेकिन तभी गुनी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिनवू कहता है ये कुछ ऐसा है जो कि मैं ही कर सकता हूँ, तो आप इसे मुझ पर छोड़
तोड़ दीजिए और मैं उन एंड्स को जेजो रेड पे ही खत्म कर दूंगा। लेकिन गुनी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते और कहते हैं एक ऐसी ताकत जो कि एक नेशनल लेवल हंटर से भी आगे हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हम देखते हैं जिनवू उन सभी इवेंट्स को वापस से दोहराता है जो कि अब टाइम ट्रेवल करने से पहले किए होते हैं, हवांग डोंगसू वाली रेड। लेकिन इन सब के बीच में जिनवू को बार बार सिस्टम का वो मैसेज आता है, वुड यू लाइक टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड कैन इवेंट, जहां पर जिनवू ने जूही को बचाया होता है, रेड गेट आर्क जहां पर जिनवू को टैंक मिला होता है, रेड ऑर्क डंजन जहां पर जिनवू को टस्क मिला होता है, और अपनी मदर को क्योर करने वाला इवेंट जहां पर जिनवू ने डीमन किंग बारान को हराकर रिवॉर्ड के पोशन से अपनी मदर को ठीक कर दिया होता है। इस शैडो कलेक्शन प्रोसेस में जिनवू को काफी बार सिस्टम का वो विंडो आया जहां पर लिखा था वुड यू लाइक टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड, लेकिन जिनवू हर बार उसको इग्नोर कर देता था। एट लास्ट जब जिनवू बीरू की शैडो को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन तब वो विंडो दोबारा आता है। जिनवू इस विंडो से कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जिनवू एक सांस लेता और कहता है अब बंद करो, मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, तो इसे बंद करो और अपने आप को सामने लाओ, आखिर तुम कब तक मुझे ऐसे ही देखते रहोगे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिनवू के आसपास का एरिया पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। सिस्टम की तरफ से काफी सारे ही विंडो आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है। जिनवू कहता है आखिर तुम कौन हो। हम देखते हैं द किंग ऑफ डेथ को, यानी कि रियल वाले शैडो मोनार्क को। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली तुम इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा और तुम सभी को हैप्पी दिवाली की एक और बार हार्दिक शुभकामनाएं। और यार अभी हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो उसको फटाफट से कंप्लीट करा दो। लास्ट वीडियो में कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं आया तो एक बार उसको जरूर जाके देख लेना। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुम सोलो लेवलिंग की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।